आज हम मैकेनिक्स की यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर कंजर्वेशन लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड टाइम करेंगे। तो कंजर्वेशन लॉज हमें बड़े ही इजीली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मिल जाते हैं, लेकिन न्यूटन ने इनको ग्रेविटेशनल और कूलम इंटरेक्शन के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट पर इन्हें इस्टेब्लिश किया है। पर यहाँ पर हमें दो और इंटरेक्शंस देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शन। तो हमें अब ये पता नहीं कि न्यूटन्स के लॉ इन इंटरेक्शंस पर वैलिड होंगे या नहीं होंगे, पर हमें ये पता है कि कंजर्वेशन लॉज इन पर वेल एप्लीकेबल हैं। और कंजर्वेशन लॉज न्यूटन के लॉ जिनसे ये डिराइव हुए हैं, कंजर्वेशन लॉज इनसे ज्यादा यूनिवर्सल हैं। इसलिए अब हमें कंजर्वेशन लॉज को न्यूटन लॉज के बजाय और जनरल प्रिंसिपल्स से डिराइव करना होगा, और कंजर्वेशन लॉज को न्यूटन लॉज के बजाय और दूसरे जनरल प्रिंसिपल्स से डिराइव करना चाहिए। और ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं स्पेस टाइम सिमेट्री के प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिस कंजर्वेशन लॉज के अंदर 3 लॉज होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का प्रिंसिपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ड्राइव करने के लिए चाहिए आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस का प्रिंसिपल। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम से हमारी डिराइव हो जाएगी। ये हमारे होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम, ये हमारे स्पेस टाइम सिमेट्री के प्रिंसिपल्स हैं। अब देख लेते हैं न्यूटन्स नोशंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एब्सोल्यूट स्पेस इन इट्स ओन नेचर विदाउट रिलेशन टू एनीथिंग एक्सटर्नल रिमेन्स ऑलवेज सिमिलर एंड इमूवेबल। यानी कि न्यूटन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट स्पेस अपने आप अपने नेचर के अंदर अगर वो किसी एक्सटर्नल चीज से रिलेशन ना रखे और हमेशा सिमिलर रहे और इमूवेबल रहे, तो उसे हम स्पेस कहते हैं। अब फ्री स्पेस क्या है? फ्री स्पेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द स्पेस वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस और फील्ड्स आर एक्टिंग एंड इज इनवेरिएंट विद टाइम इज कॉल्ड फ्री स्पेस। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, स्पेस जहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड एक्ट ना करे और टाइम और वो टाइम के साथ अनचेंज्ड रहे, तो उसे हम फ्री स्पेस कहते हैं। टाइम क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, टाइम फ्लोज यूनिफॉर्मली विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल। टाइम हमेशा यूनिफॉर्मली एक सारता से फ्लो करता रहता है और वो किसी भी एक्सटर्नल चीज से अफेक्ट नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, टाइम और स्पेस अपने आप में ही एग्जिस्ट करते हैं और वो स्पेस में लोकेटेड किसी भी मटेरियल बॉडी पर डिपेंड नहीं करते। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस देख लेते हैं। तो स्पेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट है स्पेस इज 3 डायमेंशनल, कि स्पेस 3 डायमेंशनल है। थ्रू एनी पॉइंट इन स्पेस वी कैन नॉट ड्रॉ मोर देन 3 लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मान लीजिए स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है, तो आप उस पॉइंट के आसपास से अगर आपको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको समझाती हूँ। ये पॉइंट है मेरे पास, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए P। अब इसके मैं कितनी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ? एक तो ये वाली लाइन, और दूसरी ये वाली लाइन, और तीसरी ये वाली लाइन। क्योंकि अगर मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी मैं एक तो ये लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ और एक इधर से लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये 2 लाइंस हो गई, और एक इसके इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यानी कि टोटल मैं 3 परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ 3 डायमेंशनल के अंदर। तो स्पेस इज 3 डायमेंशनल और स्पेस इज यूक्लिडियन। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्पेस की, स्पेस इज यूक्लिडियन। मतलब यूक्लिडियन ज्योमेट्री होल्ड्स ओनली फॉर अ फ्लैट सरफेस। यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमेशा फ्लैट सरफेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगी। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द फॉलोइंग एक्सियम्स विल ऑलवेज बी ट्रू इफ दे आर स्टडीड ऑन अ फ्लैट सरफेस। अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर हम किसी भी चीज को अगर हम
किसी भी चीज को फ्लैट सरफेस पर स्टडी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए जो यूक्लिडियन के एक्सियम्स हैं, यानी कि नीचे दिए गए यूक्लिडियन के एक्सियम्स हैं वो हमेशा ट्रू रहेंगे। यानी कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मेरा ये है। अगर ये वाला पॉइंट, मान लीजिए आपको यहां से यहां तक जाना है तो आप कैसे भी कर जा सकते हैं, किसी भी पाथ को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमेशा ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। नेक्स्ट कहता है कि द पाइथागोरस थ्योरम मस्ट ऑलवेज होल्ड फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो जो आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये जब आप लगाते हो पाइथागोरस थ्योरम, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही होल्ड होता है। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि द पाइथागोरस थ्योरम मस्ट ऑलवेज होल्ड फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर, और डायमीटर क्या होता है, वो होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस का 2 टाइम्स होता है तभी हमारे पास डायमीटर आता है। अब r से r यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बच जाता है पाई। तो ये सेम वही बात बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्री स्पेस इज होमोजीनियस। मतलब द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस मीन्स दैट translational invariance of the properties of the free space। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक कोऑर्डिनेट लूं, ये मेरा कोऑर्डिनेट है, और इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसे मैं मूव कर दूं, अगर मेरे पास ये कुछ टाइम के ऊपर यहाँ पर था, तो अगर मैंने इसको मूव करवाया तो कुछ टाइम के ऊपर ये, कुछ टाइम बाद में ये यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगी। अगर ये यहाँ पर भी आ जाएगा तो भी इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करवाने पर किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉपर्टीज सेम रहे तो उसे हम कहते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस इज होमोजीनियस। नेक्स्ट इज फ्री स्पेस इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक में क्या होता है, फ्री स्पेस इज आइसोट्रोपिक। The isotropy of free space means that rotational invariance of the properties of free space। इसका मतलब मैं इस कोऑर्डिनेट इसका मतलब ये है कि मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर रोटेट करवा कर यहाँ पर ले आऊं, ओके, ये मेरा C डैश मान लो और ये है मेरा C1 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरा C कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये मेरा C डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर रोटेट कर दिया तो भी इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, अनचेंज्ड रहेंगी, तो उसे हम कहते हैं कि आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, यानी फ्री स्पेस इज आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट इज कि उसे हम रोटेट करवा दें, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम अपने सिस्टम को रोटेशन के अंदर ले आए, रोटेट करवा दें, तो भी हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। फिफ्थ इज फ्री स्पेस हैज सेम प्रॉपर्टीज ऑन रिफ्लेक्शन। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब अगर हम रिफ्लेक्ट कराएंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो है वो माइनस आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और या फिर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करें तो एक्स वाई जेड से वो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। अगर हम इस आर वेक्टर की जगह पर माइनस आर वेक्टर भी लिख देंगे तो भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम। अब हम टाइम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो टाइम इज वन डायमेंशनल, ये एक डायमेंशनल है।
सो टाइम इज वन डायमेंशनल, यानी कि ये वन डायमेंशनल है। टाइम इज स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल वेरिएबल, ये एक ही वेरिएबल से स्पेसिफाई हो जाता है। टाइम इज दैट विच ऑलवेज गोज इन वन डायमेंशनल, ये हमेशा एक डायमेंशनल के अंदर, वन डायमेंशन के अंदर चलता रहता है। और नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इज टाइम इज आइसोट्रोपिक, इट मीन्स दैट लॉज ऑफ फिजिक्स डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग टी बाय माइनस टी। अगर हम टी को माइनस टी भी कर देंगे तो भी हमारे जो लॉ फिजिक्स के लॉज हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने किया था, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर मैं एक्सेलरेशन को हम डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आर वेक्टर डिस्टेंस है। सो इफ वी चेंज टी टू माइनस टी, अगर मैं टी को माइनस टी यहाँ पर चेंज कर दूंगी तो भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज्ड रहेगी, यानी कि सेम रहेगी। और इट इज ट्रू फॉर, यानी कि अगर हम प्लस टी ले रहे हैं तो ये इक्वेशन हमेशा फॉरवर्ड फ्लो ऑफ टाइम, यानी कि प्रेजेंट टू फ्यूचर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टी लेंगे तब भी हमारा सेम रहेगा, एज वेल एज तब भी हमारे ट्रू रहेगा, और एज वेल एज बैकवर्ड फ्लो ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम प्रेजेंट टू पास्ट में भी जाएंगे, माइनस टी का यहाँ पर यूज करेंगे तो भी हमारा जो इक्वेशन है वो ट्रू रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम की, होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। Time flows uniformly. It implies that any event occurring under same conditions but at different moments of time proceed exactly in the same way. यानी कि अगर एक टाइम यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है तो अगर हम एक इवेंट को अकर करते हैं सेम कंडीशन के अंदर, मान लीजिए आपने एक इवेंट को अकर किया, मान लीजिए जैसे कि आपने एक हाइट आप मान लीजिए h हाइट से आपने सपोज करो आपने बॉल थ्रो की और उसने बॉल ने नीचे आने के अंदर 5 मिनट्स लिए। अगर आप सेम कंडीशन के अंदर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम सेम एनीथिंग सब कुछ सेम कंडीशन के अंदर आपने वही एक्सपेरिमेंट 10 साल बाद भी परफॉर्म किया, तो अगर आप उसी हाइट से h हाइट से बॉल को नीचे गिराते हो अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक्सेट्रा, तो आपका जो टाइम है वो 5 मिनट्स ही लगेगा। तो आपका जो टाइम है बॉल का नीचे आने का वो सेम ही रहेगा।